गुड मॉर्निंग। आज की कहानी है सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखी हुई राही। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 16 अगस्त 1904 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के निकट निहालपुर गांव में एक संपन्न परिवार में हुआ था। सुभद्रा कुमारी चौहान राष्ट्रीय चेतना की एक सजग कवित्री रही हैं और स्वाधीनता संग्राम में अनेक बार जेल की यातनाएं सहने के पश्चात अपनी अनुभूतियों को कहानी में व्यक्त किया है। राही कहानी सुभद्रा कुमारी चौहान के अंतिम कहानी संग्रह सीधे साधे चित्र में संकलित है, जो 1947 में प्रकाशित हुआ था। यह कहानी संवादात्मक एवं आत्मकथात्मक शैली में लिखी हुई है। स्त्री की वेदना को इस कहानी में दिखाया गया है। इसके अलावा राष्ट्रभक्ति का चित्रण भी हमें इस कहानी में देखने को मिलता है और सत्ता भक्ति पर भी करारा व्यंग्य किया गया है। देश की दरिद्रता एवं रोजगार की समस्या को उठाया गया है और गरीबी की समस्या भी इस कहानी का मुख्य आधार है। गरीबों को पुलिसों के द्वारा किस तरह से सताया जाता है, यह सब हमें इस कहानी में देखने को मिलता है। स्त्री की वेदना, स्त्री की तड़फ देखने को मिलती है और तत्कालीन समय की मांगरोरी जाति की कठिनाइयों का वर्णन देखने को मिलता है। मांगरोरी एक प्रकार की ऐसी जाति थी जिसे भीख मांग कर ही अपना गुजारा करना होता था, अर्थात उस जाति को किसी भी तरह का काम करने का अधिकार नहीं था। देखिए, सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखी गई राही कहानी उनके जेल के अनुभवों पर आधारित है और इस कहानी में हमें दो ही मुख्य पात्र देखने को मिलते हैं, एक राही और दूसरी अनीता। दोनों के संवाद के रूप में यह कहानी आगे बढ़ती है। राही एक ऐसी महिला है जिसे चोरी के जुर्म में जेल हुई थी। उसे केवल 5 सेर अनाज की एक गठरी चुराने के जुर्म में पूरे 1 साल की सजा मिली थी। राही ने अपने भूखे बच्चों की भूख मिटाने के लिए ही अनाज की चोरी की थी। वह मांगरोरी जाति से संबंध रखती थी, जिन्हें समाज में कोई भी काम धंधा करने की अनुमति नहीं थी। उस समय उन्हें केवल भीख मांगकर ही अपना पेट भरना होता था और पुलिस वाले भी अनावश्यक रूप से इस जाति पर अत्याचार करते थे। तो सुभद्रा कुमारी चौहान ने इसी जाति की मुख्य महिला राही को आधार बनाया है और मुख्य पात्र बनाया है इस कहानी में। दूसरी ओर जो अनीता होती है, वह स्वाधीनता आंदोलन में जेल आई होती है और साथ ही अनीता के स्वप्न के रूप में मांगरोरी जाति के कल्याण का रास्ता भी इस कहानी में बताया गया है कि किस तरह से गांव में लघु उद्योग स्थापित करके इस जाति को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। कहानी के माध्यम से लेखिका ने यह संदेश दिया है कि समाज के गरीब व असहाय लोगों के उत्थान व कल्याण के लिए कार्य करना ही सच्ची देशभक्ति है। तो आइए पढ़ते हैं इस कहानी को और जानते हैं इस कहानी की कथा वस्तु को। कहानी में दो मुख्य पात्र हैं, राही और अनीता। तेरा नाम क्या है? राही। तुझे किस अपराध में सजा हुई? चोरी की थी सरकार। चोरी? क्या चुराया था? अनाज की गठरी। कितना अनाज था? होगा 5-6 सेर। और सजा कितने दिन की है? साल भर की। तो तूने चोरी क्यों की? मजदूरी करती तब भी दिन भर में 3-4 आने पैसे मिल जाते। हमें मजदूरी नहीं मिलती सरकार, हमारी जाति मांगरोरी है, हम केवल मांगते खाते हैं। और भीख न मिले तो फिर चोरी करते हैं। उस दिन घर में खाने को कुछ नहीं था, बच्चे भूख से तड़फ रहे थे। बाजार में बहुत देर तक मांगा, बोझा ढोने के लिए टोकरा लेकर भी बैठी रही, पर कुछ नहीं मिला। सामने किसी का बच्चा रो रहा था, उसे देखकर मुझे अपने भूखे बच्चे की याद आ गई। वहीं पर किसी की अनाज की गठरी रखी हुई थी, तो उसे लेकर अभी भाग ही रही थी कि पुलिस ने मुझे पकड़ लिया। अनीता ने एक ठंडी सांस ली और बोली, फिर तूने कहा नहीं कि बच्चे भूखे थे इसलिए चोरी की? संभव है इस बात से मजिस्ट्रेट कम सजा देता। हम गरीबों की कोई नहीं सुनता सरकार। बच्चे आए थे कचहरी में, मैंने सब कुछ कहा पर किसी ने नहीं सुना। अब तेरे बच्चे किसके पास हैं? उनका बाप कौन है? अनीता ने पूछा।
उनका बाप है? राही की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, उनका बाप मर गया सरकार। जेल में उसे मारा था और वहीं अस्पताल में वह मर गया। अब बच्चों का कोई नहीं है। तो तेरे बच्चों का बाप भी जेल में ही मरा? वह क्यों जेल आया था? अनीता ने प्रश्न किया। उसे तो बिना कसूर के ही पकड़ लिया था सरकार, राही ने कहा। ताड़ी पीने को गया था, 2-4 दोस्त उसके साथ थे। मेरे घर वाले का एक वक्त पुलिस वाले के साथ झगड़ा हो गया था, उसी का उसने बदला लिया। 109 में उसका चालान करके साल भर की सजा दिला दी, वहीं वह मर गया। अनीता ने एक दीर्घ निश्वास के साथ कहा, अच्छा जा, अपना काम कर। राही चली गई। अनीता सत्याग्रह करके जेल में आई थी। पहले उसे बी क्लास दिया गया था, फिर उसके घर वालों ने लिखा पढ़ी करके उसे ए क्लास में दिलवा दिया। अनीता के सामने आज का एक प्रश्न था। वह सोच रही थी कि देश की दरिद्रता और इन निरीह गरीबों के कष्टों को दूर करने का कोई उपाय नहीं है। हम सभी परमात्मा की संतान हैं, एक ही देश के निवासी। कम से कम हम सबको खाने पहनने का समान अधिकार तो है ही। फिर यह क्या बात हुई कि कुछ लोग तो बहुत आराम करते हैं और कुछ लोग पेट के अन्न के लिए चोरी करते हैं। इसके बाद विचारक के अदूरदर्शिता के कारण या सरकारी वकील की चातुर्यपूर्ण जिरह के कारण छोटे छोटे बच्चों की माताएं जेल भेज दी जाती है। उनके बच्चे भूखे मरने के लिए छोड़ दिए जाते हैं। एक और तो वह कैदी है जो जेल आकर सचमुच जेल के जीवन के कष्ट उठाती है, और दूसरी ओर हम लोग जो अपनी देशभक्ति और त्याग का ढिंढोरा पीटते हुए जेल आते हैं। हमें आमतौर से दूसरे कैदियों के मुकाबले अच्छा बर्ताव मिलता है, फिर भी हमें संतोष नहीं होता। हम जेल आकर ए और बी क्लास के लिए झगड़ते हैं। जेल आकर ही हम कौन सा बड़ा त्याग कर देते हैं? जेल में हमें कौन सा कष्ट रहता है, सिवाय इसके कि हमारे माथे पर नेतृत्व का सील लग जाता है। हम बड़े अभिमान से कहते हैं, यह हमारी 4थी जेल यात्रा है, यह हमारी 5वीं जेल यात्रा है। अपनी जेल यात्रा के किस्से बार बार सुनाकर आत्मगौरव अनुभव करते हैं। तात्पर्य यह है कि हम जितने बार जेल जा चुके होते हैं, उतनी ही सीढ़ी हम देशभक्ति और त्याग से दूसरों से ऊपर उठ जाते हैं। और इसके बल पर जेल से छूटने के बाद कांग्रेस को राज की सत्ता मिलते ही हम मिनिस्टर, स्थानीय संस्थाओं के मेंबर और क्या क्या हो जाते हैं। अनीता सोच रही थी कि कल तक तो खद्दर भी नहीं पहनते थे, बात बात पर कांग्रेस का मजाक उड़ाते थे। कांग्रेस के हाथों में थोड़ी शक्ति आते ही वे कांग्रेस भक्त बन गए, खद्दर पहनने लगे, यहां तक कि जेल में भी दिखाई पड़ने लगे। वास्तव में यह देशभक्ति है या फिर सत्ता भक्ति? इस तरह अनीता के विचारों का तांता लगा हुआ था। वह दार्शनिक हो रही थी। उसे अनुभव हुआ जैसे कोई भीतर ही भीतर उसे काट रहा हो। अनीता की विचारावली अनीता को ही खाए जा रही थी। उसे बार बार यह लग रहा था कि उसकी देशभक्ति सच्ची देशभक्ति नहीं है, वरन एक मजाक है। अनीता की आत्मा बोल उठी, वास्तव में सच्ची देशभक्ति तो इन गरीबों के कष्ट निवारण में है। ये कोई दूसरे नहीं है, हमारे ही भारत माता की संतानें हैं। इन हजारों लाखों भूखे नंगे भाई बहनों की यदि हम कुछ भी सेवा कर सके तो सचमुच हमने अपने देश की सेवा की। हमारा वास्तविक जीवन तो देहातों में ही है। किसानों की दुर्दशा से हम सभी थोड़े बहुत परिचित हैं, पर इन गरीबों के पास तो न घर है और न द्वार। अशिक्षा और अज्ञानता का इतना पर्दा इनकी आंखों पर है कि होश संभालते ही माता पुत्री को और सास बहू को चोरी की शिक्षा देती है, और उनका यह विश्वास है कि चोरी करना और भीख मांगना ही उनका काम है। इससे अच्छा जीवन बिताने की वह कल्पना भी नहीं कर सकते। आज यहां डेरा डाले तो कल कहीं और चोरी की। बच्चे तो बचे, नहीं तो फिर 2 साल के लिए जेल। क्या मानव जीवन का यही लक्ष्य है? लक्ष्य है भी अथवा नहीं। यदि नहीं है तो विचारा आदर्श की उच्च सतह पर टिके हुए हमारे जननायकों और युग पुरुषों की हमें क्या आवश्यकता है? इतिहास, धर्म, दर्शन, ज्ञान विज्ञान का कोई अर्थ नहीं होता।
पर जीवन का लक्ष्य है, अवश्य है। संसार की मृग मरीचिका में हम लक्ष्य को भूल जाते हैं। सतह के ऊपर उठने तक ऊपर पहुंच पाने वाली कुछ एक महान आत्माओं को छोड़कर सारा जन समुदाय संसार में अपने को खोया हुआ पाता है। कर्तव्य का उसे ध्यान नहीं, सत्य असत्य की समझ नहीं, अन्यथा मानवीयता से बढ़कर कौन सा मानव धर्म है। पतित मानवता को जीवन दान देने की अपेक्षा भी कोई महतर पुण्य है। राही जैसे भोली भाली किंतु गुमराह आत्माओं के कल्याण की साधना होनी चाहिए। सत्याग्रही की यही प्रथम प्रतिज्ञा क्यों ना हो, देशभक्ति का यही मापदंड क्यों ना बने। अनीता दिन भर इन्हीं विचारों में डूबी रही। शाम को वह इसी प्रकार कुछ सोचते सोचते सो गई। रात में उसने सपना देखा कि जेल से छूटकर वह इन्हीं मांगरोरी लोगों के गांव में पहुंच गई है। वहां उसने एक छोटा सा आश्रम खोल दिया है। उसी आश्रम में एक तरफ छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं और स्त्रियां सूत काटती हैं, दूसरी तरफ मर्द कपड़ा बुनते हैं और रुई धुनते हैं। शाम को रोज उन्हें धार्मिक पुस्तकें पढ़कर सुनाई जाती हैं और देश में क्या हो रहा है यह सब सरल भाषा में समझाया जाता है। वहीं भीख मांगने और चोरी करने वाले लोग अब आदर्श ग्रामवासी हो रहे हैं। रहने के लिए उन्होंने छोटे छोटे अपने घर बना लिए हैं। राही के अनाथ बच्चों को अनीता अपने साथ रखने लगी है। अनीता यही सुख स्वप्न देख रही है। रात में वह देर से सोई थी। सुबह 7 बजे तक उसकी नींद नहीं खुली। अचानक एक स्त्री जेलर ने उसे आकर जगा दिया और बोली, आप घर जाने को तैयार हो जाइए, आपके पिता बीमार हैं, आप बिना शर्त छोड़ी जा रही हैं। अनीता अपने स्वप्न को सच्चाई में परिवर्तित करने की एक मधुर कल्पना लेकर घर चली गई। तो यह थी सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखी हुई एक छोटी सी कहानी। इस कहानी में हमें यह देखने को मिलता है कि किस तरह अनीता स्वतंत्रता संग्राम के चलते जेल में आई होती हैं और मांगरोरी जाति की एक गरीब महिला राही से उनका परिचय होता है। वह उनसे उनकी जेल आने की स्थिति को जानती है कि किस परिस्थिति में वह जेल आई है, और फिर उस जाति के बारे में सोचती हुई पूरा दिन पूरी रात उसी स्वप्न में खोई हुई इस मांगरोरी जाति के कल्याण के संबंध में कि इस जाति का कल्याण होना चाहिए। हमारे समाज में आज भी इस तरह की स्थिति है कि लोगों को भीख मांग कर गुजारा करना पड़ता है, काम करने का कोई अधिकार नहीं है। इस तरह के ख्यालों में और परिकल्पना को लेते हुए स्वप्न में खोती हुई वह फिर अपने घर चली जाती है कि वह इस जाति के लिए कुछ काम करेगी। तो देखिए, राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत यह कहानी है और तत्कालीन समय की जो सरकार थी, अंग्रेजों के जो अत्याचार थे, उस पर भी यह कहानी गहरा प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है, प्रभाव डालती है और उस समय की स्थिति को दिखाती है। हालांकि यह कहानी जो प्रकाशित हुई थी 1947 के आसपास ही इस कहानी संग्रह के माध्यम से प्रकाशित हुई थी, लेकिन फिर भी हमें इस कहानी में यह देखने को मिलता है कि सुभद्रा कुमारी चौहान एक ऐसी कवियत्री रही हैं जिन्होंने राष्ट्रीयता के संबंध में बहुत कुछ लिखा है और वह स्वयं भी कई बार इन्हीं राष्ट्रीय आंदोलनों में भाग लेने की वजह से जेल जा चुकी होती हैं और अपने एक्सपीरियंस को, जेल के अनुभव को अपनी कहानियों के माध्यम से हमारे सामने व्यक्त करती हैं। तो होप यह कहानी आपको पसंद आई हो। लाइक, शेयर, कमेंट करते रहिएगा और मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट कहानी लेकर। तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। नमस्कार।